Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome back to my YouTube channel. You are watching Conceptual Study with Sadia Tayyib. ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा चैप्टर नंबर 3 जो कि बायोडाइवर्सिटी है, उसका हमारा लेक्चर नंबर 2 है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को पहले हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। देन क्लासिफिकेशन क्या होती है वो देखेंगे, उसकी डेफिनेशन देखेंगे और फिर क्लासिफिकेशन के एम्स देखेंगे। इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे कि हमारे आज के पॉइंट्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएँ डिस्कस। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बेटा जी, बायोडाइवर्सिटी क्या है और क्यों ज़रूरी है, क्या अहमियत है इसकी, ठीक है, ये हम देखेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी का जो सबसे पहला पॉइंट है वो डिस्कस करने से पहले चले मैं आपको बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। लाहौर बोर्ड के पास पेपर में इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी 3 से 4 दफ़ा आ चुका है। तो ऑलमोस्ट ये कोई 6 पॉइंट्स बनते हैं। आपने कम से कम 4 पॉइंट्स जो हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। तो नंबर 1 जो पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का, वो क्या है कि इट प्रोवाइड्स फूड फॉर ह्यूमंस। क्या है जी? प्रोवाइड फूड फॉर ह्यूमंस, नॉट ओनली फॉर द ह्यूमंस, ऑल्सो फॉर द एनिमल्स। तो जितने भी एनिमल्स हैं या ह्यूमंस हैं, इन सब के लिए फूड प्रोवाइड करती है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब हम समझ चुके हैं कि वैरायटी की बात होती है यहाँ पर। तो फूड की बात करें, फूड में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि हम प्लांट्स भी है उसे यूज़ करते हैं। और उसके अलावा जो है हम बिकॉज़ हम कार्निवोर और हर्बीवोर दोनों का मिक्सचर है, तो इसलिए हम फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स भी यूज़ करते हैं एज अ फूड। तो वी हैव वेराइटी ऑफ द वेजिटेबल्स, वेराइटी ऑफ द फ्रूट्स एंड वेराइटी ऑफ द चिकन, मटन और समथिंग। ये सारी चीज़ें जो हैं हम यूज़ करते हैं एज अ फूड। तो हमारे पास खाना खाने के लिए भी बहुत सी जो वैरायटी मौजूद है, वो किस वजह से है? वो बायोडाइवर्सिटी की वजह से ही है, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो क्या है? अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ द ड्रग्स आर derived फ्रॉम द डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट सोर्स। आपकी बुक में वैसे लिखा हुआ है कि ये हम बायोलॉजिकल सोर्स से लेते हैं, लेकिन वो बायोलॉजिकल सोर्स प्लांट्स भी हो सकता है, एनिमल्स भी हो सकता है। मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। आपकी जब आप पार्ट 2 में जाएंगे, यानी कि 10th क्लास की बायोलॉजी की बुक का जो बिल्कुल लास्ट चैप्टर है, उसमें आप ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कि बहुत सारी जो ड्रग्स हैं वो एनिमल सोर्स से भी बनाई जाती हैं, प्लांट सोर्स से भी बनाई जाती हैं, इवन फंजाई के सोर्स से भी बनाई जाती हैं। इसी वजह से जो है यहाँ पर बायोलॉजिकल सोर्सेज का नाम आया। प्लांट से जो बनाई जा सकती है और फंजाई से, उनका मैं आपको बता देती हूँ। पेंसिलिन जो है एक फेमस ड्रग है, ठीक है। उसे आप एज ए मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हो। तो पेंसिलिन जो है वो पेंसिलियम से बनाई जाती है, विच इज़ फंजाई, ठीक है। तो फंजाई बायोलॉजिकल सोर्स ही हुआ हमारे पास। और एक प्लांट है, प्लांट सोर्स है हमारे पास, प्लांट का नाम है फॉक्स ग्लव। तो उस फॉक्स ग्लव प्लांट की जो लीव्स हैं बेटे, पर्पल फ्लावर लीव्स हैं, उन लीव्स से भी जो है कुछ मेडिसिन बनाई जाती हैं, ठीक है। तो डिफरेंट मेडिसिन हैं जो प्लांट सोर्सेज से बनाई जाती हैं, जो फंजाई के सोर्स से बनाई जाती हैं, और बहुत सी मेडिसिन हैं जो एनिमल के सोर्सेज से भी बनाई जा सकती हैं। ड्रग्स जो हैं जैसे कि कुछ हार्मोन्स हैं, कुछ मस्क लिवर ऑयल या बीज वैक्स, ये कुछ वर्ड्स कुछ लिखे हुए हैं, सोर्सेज लिखे हुए हैं आपके 10th क्लास की बायोलॉजी की बुक में। तो इसलिए आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको एक पॉइंट क्लियर हो जाए कि हम बहुत सारी ड्रग्स जो हैं वो प्लांट्स से भी ले सकते हैं, एनिमल से भी ले सकते हैं और फंजाई से भी ले सकते हैं। यानी कि जो आपकी बुक की लाइन है वो क्लियर हो जाती है यहाँ पर कि हम डिफरेंट बायोलॉजिकल सोर्सेज से ड्रग्स ले सकते हैं। और ड्रग्स जो हैं बेटे 2 तरह की होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ड्रग्स, यू कैन कॉल देम मेडिसिनल ड्रग, और दूसरा जो है एडिक्टिव ड्रग्स। तो 2 तरह की ड्रग्स होती हैं। वो दोनों तरह की ड्रग्स जो हैं हम डिफरेंट बायोलॉजिकल सोर्सेज से ले सकते हैं और फिर उनके डिफरेंट यूजेज जो है वो भी हो सकता है। नेक्स्ट वन, थर्ड पॉइंट जो है वो हमारा क्या है? वाइड रेंज ऑफ द इंडस्ट्रियल मटेरियल जो है वो हम लेते हैं बायोलॉजिकल सोर्सेज से, मींस बायोडाइवर्सिटी से। इंडस्ट्रियल मटेरियल अब हमारे पास क्या हो सकता है? इंडस्ट्रियल मटेरियल, ठीक है।
तो ये इंडस्ट्रियल मटेरियल में हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे कि कोई बिल्डिंग बनाने के लिए हमें कोई मटेरियल चाहिए तो वो हम ले सकते हैं बायोडाइवर्सिटी से, बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है। उसके अलावा डिफरेंट फाइबर्स हम ले सकते हैं, डिफरेंट डाइज हम ले सकते हैं, डाइज मीन डिफरेंट कलर्स जो हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। रेजन्स, गम्स, एडहेसिव्स, ये सारे जो है सेम मीनिंग्स में ही आते हैं, रेजन्स, गम्स, एडहेसिव्स वगैरह, ठीक है। जैसे कि आप देखें ग्लू हम यूज़ करते हैं, गम स्टिक यूज़ करते हैं, हम समद बॉन्ड यूज़ करते हैं, तो ये सारे जो है एडहेसिव पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं। तो ये जितने भी यहाँ पे मटेरियल मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, इसके अलावा और भी हैं, रबर है, ऑयल है, तो बहुत सारे मटेरियल हैं जो कि हम कहाँ से ले सकते हैं बेटे। ये सारे के सारे हम इंडस्ट्रियल मटेरियल के तौर पर यूज़ करते हैं, लेकिन इन सब का सोर्स क्या है, इन सब को हम कहाँ से ले सकते हैं, हम डिफरेंट बायोलॉजिकल सोर्स से, बायोडाइवर्सिटी से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए, कौन कौन से, प्रोवाइड फूड फॉर द ह्यूमन, नंबर 2 ड्रग्स जो है वो डिफरेंट बायोलॉजिकल सोर्सेज से हमें मिलती है, इंडस्ट्रियल मटेरियल जो है वो भी हम बायोलॉजिकल सोर्स से लेते हैं, एंड नंबर 4 इज हेयर बायोडाइवर्सिटी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम, मेकिंग प्लस मेंटेनिंग इकोसिस्टम। तो हमारे पास बेटा नंबर 4 पॉइंट है, मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम। मेकिंग मींस देखिए इकोसिस्टम के अंदर बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल यानी कि बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो जितनी भी वैरायटी है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, वो प्लांट्स हैं, वो एनिमल्स हैं, वो जो भी है, ऑब्वियसली वो उस इकोसिस्टम का हिस्सा है, तो वो इस इकोसिस्टम को बना भी रहा है। फिर नंबर 2 बात हो रही है यहाँ पे मेंटेन भी करके रखता है। मेंटेन करके कैसे रखता है, आपने प्रीवियस क्लासेस में बेटे पढ़ा होगा, फूड चेन और फूड वेब्स होते हैं, ठीक है। तो फूड चेन्स में क्या होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ कनेक्टेड होता है, दूसरा जो है वो थर्ड वन के साथ कनेक्टेड होता है, डिफरेंट रिलेशनशिप्स होते हैं इनके दरमियान में, वो रिलेशनशिप्स जो हैं सिम्बायोसिस कहलाते हैं, और भी डिफरेंट रिलेशनशिप्स हो सकते हैं उनके दरमियान में। तो वो उन रिलेशनशिप्स की बेस पे जो है वो क्या करते हैं, इकोसिस्टम को बना भी रहे हैं, फिर उसे मेंटेन करके भी रख रहे हैं, ठीक है। नंबर 5 क्या है जी, इट प्लेज अ पार्ट इन द रेगुलेटिंग द केमिस्ट्री ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, रेगुलेटिंग द केमिस्ट्री ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। अब केमिस्ट्री ऑफ एटमॉस्फेयर की जो बेस्ट एग्जांपल है ना वो क्या हो सकती है, एक मिनट जी। अब देखिए कि जितने भी एनिमल्स हैं या ह्यूमंस हैं, ठीक है, ह्यूमंस लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। तो हम लोग कौन सी गैस जो है अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, कौन सी गैस की ज़रूरत होती है हमें, बेसिकली ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत है, ठीक है। और हम एक्सहेल कौन सी गैस करते हैं, मीन्स जिस गैस जो हमारे लिए डेंजरस है, हमें फौरी तौर पर उसे एक्सहेल करने, वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हम ऑक्सीजन से एटमॉस्फेयर से कॉन्स्टेंटली ऑक्सीजन को इनहेल करते रहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते रहते हैं, ठीक है। तो अगर हम ऑक्सीजन को इनहेल करते रहेंगे तो एटमॉस्फेयर से तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते रहेंगे तो एटमॉस्फेयर में तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए, इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए क्या हमारे पास सिस्टम मौजूद है, वही बात बायोडाइवर्सिटी है। तो बायोडाइवर्सिटी में प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं। तो हमारी इस बायोडाइवर्सिटी में मौजूद जितने भी प्लांट्स हैं वो क्या करेंगे, प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग फोटोसिंथेसिस। इन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी होती है और अपनी फूड बनानी होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में ज़्यादा होगी, एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाएगी, प्लांट्स उसे अब्जॉर्ब कर लेंगे, और उसके नतीजे में फिर जो है ऑक्सीजन बनेगी ना, वो ऑक्सीजन प्लांट ने खुद भी यूज़ करनी होती है, जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है फिर वो वापस एटमॉस्फेयर में दे देते हैं। तो इस तरह से जो चीज़ हम कम करते जा रहे हैं प्लांट्स उसे बैलेंस करता जा रहे हैं, और जो चीज़ हम हवा में ज़्यादा करते जा रहे हैं उसे भी प्लांट ही बैलेंस करता जा रहे हैं। तो इस तरह से जो बायोडाइवर्सिटी है हमारी, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि इस एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं, वो क्या करते हैं, डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस को जो है जो कि एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं उन्हें बैलेंस करते रहते हैं, उन्हें रेगुलेट करते रहते हैं। इसके साथ ही वर्ड लिखा वाटर साइकिल या वाटर सप्लाई, तो वो नेक्स्ट पॉइंट में भी चलें डिस्कस हो जाएगा।
लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि बायोडाइवर्सिटी इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोवाइडिंग फर्टाइल सॉइल। तो रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखें रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स। देखिए फिर वही बात कि हमारे पास वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन आवर वर्ल्ड इन ऑन अर्थ। तो अर्थ के ऊपर जो इतनी सारी वैरायटी मौजूद है उनमें से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स भी डिफरेंट रोल प्ले कर रहे हैं इस पूरी दुनिया में, इस अर्थ पे रह के, ठीक है। तो क्या होता है कि वो न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करते रहते हैं। डिफरेंट बैक्टीरियाज हैं जो कि ये काम करते रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा इवन हम लोग खुद ह्यूमंस भी आ जाते हैं इसमें, और भी बहुत से ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं। तो रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स जो है वो बायोडाइवर्सिटी का काम है। डिफरेंट साइकिल्स जो हैं न्यूट्रिएंट्स के जो कि कंप्लीट होते रहते हैं, उनमें सल्फर साइकिल आ सकता है, ठीक है। मेजर कार्बन साइकिल है, वाटर साइकिल है, ऑक्सीजन है, तो ये नाइट्रोजन साइकिल है। आप देखें कि ये जो कार्बन है ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। फिर प्लांट्स के अंदर जाके ये बन जाता है ग्लूकोज, जो कि C6H12O6 की फॉर्म में, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। प्लांट्स की बॉडी में जाके ग्लूकोज बन जाता है, ठीक है। सी जो है कार्बन की बात हो रही है। और फिर उन प्लांट्स को एनिमल्स खा लेते हैं, तो वो अब किसकी बॉडी का हिस्सा बन गया, ह्यूमंस की बॉडी का हिस्सा बन गया। यानी कि न्यूट्रिएंट एटमॉस्फेयर से निकला, प्लांट्स में गया, ह्यूमंस के अंदर गया। ह्यूमन जब मर जाएंगे या दूसरे एनिमल्स जो कि प्लांट को खा रहे हैं, वो कार्बन जब ह्यूमंस या एनिमल्स की बॉडी के अंदर गया, वो मर जाते हैं, तो क्या होगा, डिफरेंट बैक्टीरिया क्या करेंगे, रिसाइकलिंग का प्रोसेस करेंगे, डिकम्पोजिशन का प्रोसेस करेंगे और उन्हें वापस एटमॉस्फेयर में भेज देंगे। तो ये साइकिल चलता रहता है। इस तरह से सल्फर साइकिल, कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल है जो कि हमारी इस एटमॉस्फेयर में क्या होते रहते हैं, रिसाइकल होते रहते हैं। किसकी वजह से हो रहे हैं, डिफरेंट बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स की मदद से हो रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये थे बेटा जी इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। नंबर 1, प्रोवाइड फूड फॉर द ह्यूमंस। नंबर 2, ड्रग्स जो कि डिफरेंट बायोलॉजिकल सोर्सेज से हमें मिलते हैं, इंडस्ट्रियल मटेरियल्स मिलते हैं हमें बायोडाइवर्सिटी से। मेकिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ द इकोसिस्टम हमारे पास 4th पॉइंट है, रेगुलेटिंग द केमिस्ट्री ऑफ एटमॉस्फेयर। एंड लास्ट इज द रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स। तो बेटा जी ये 6 पॉइंट्स हैं टोटल। आपने लाजमी तौर पर इनमें से 4 तो पक्के पानी याद कर लेने हैं। अगर शॉर्ट में अगर की बात नहीं है, आपको मैंने बताया कि लाहौर बोर्ड में ये क्वेश्चन 3 से 4 दफ़ा आ चुका है, तो चांसेस हैं कि ये आ सकता है, तो आपने इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। सो मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ क्लासिफिकेशन। बेटा जी क्लासिफिकेशन में क्या है, इसमें हम स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि आपकी बुक में लिखे हुए हैं पैराग्राफ में, वो देखते हैं। उसके बाद फिर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन देखेंगे, देन एम्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन में आप देखें कि बहुत सारी जो है वैरायटी पाई जाती है अर्थ के ऊपर। उस वैरायटी में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें बहुत सारे एनिमल्स हो सकते हैं, बहुत सारे प्लांट्स हो सकते हैं, जिनमें हम ऑलमोस्ट के बारे में तो नहीं जानते, लेकिन जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम जानते हैं, आपकी बुक में एक वैल्यू दी गई है, दैट इज़ 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ एनिमल्स, important for the MCQ point of view, and 0.5 million types of plants. तो ये जो दोनों पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम है। पहला क्या है कि 1.5 मिलियन टाइप्स के एनिमल्स हैं जो कि अर्थ पर मौजूद हैं और इनके बारे में हम जानते हैं, बायोलॉजिस्ट इनके बारे में जानते हैं। और 0.5 मिलियन टाइप्स के प्लांट्स हैं जिनके बारे में बायोलॉजिस्ट जानते हैं, और इनके अलावा और बहुत सारी क्वांटिटी और वैरायटी मौजूद है, लेकिन उनके बारे में अभी तक हम नहीं जानते, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सो ये जो वैरायटी है जिसके बारे में हम जानते हैं, ये सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जाती है। पहले भी शायद कल इस टॉपिक को थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया था, एवोल्यूशन का जब बताया था मैंने, कि जो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया को हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया इज़ द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट्स अ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। तो एक सिंपल यूनिसेलर बैक्टीरिया से लेके एक कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ह्यूमन बीइंग तक की जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इतनी रेंज जो है वो अर्थ पर मौजूद है।
अब जितने भी ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं वो सिंपल हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं, जिस भी तरीके से रहते हैं, ठीक है। उनमें से बहुत से हैं जो कि समंदर में रहते हैं, ठीक है, बहुत से हैं जो कि ज़मीन पर रहते हैं, ठीक है, बहुत से हैं इनमें से जो कि वॉक करते हैं, वॉक ऑन 2 legs और वॉक ऑन 4 legs, दे मे बी ईदर ह्यूमंस और द एनिमल्स, और फ्लाई करते हैं, जैसे कि आपको पता है बर्ड्स फ्लाई करते हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो कि स्टेशनरी भी हैं, जो कि मूव नहीं करते, मतलब बहुत से ऐसे एनिमल्स भी हैं, ठीक है, जो कि किसी न किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच रहते हैं, अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करते रहते हैं, लेकिन खुद एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, लेकिन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो ये सारी वैरायटी लिखी हुई है। अब देखें, कुछ समंदर में हैं, कुछ ज़मीन पर हैं, कुछ चल रहे हैं, कुछ फ्लाई कर रहे हैं, इवन सम ऑफ देम क्रीप ऑन द लैंड। तो ये सारी वैरायटी मौजूद है। उसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो मज़ीद वैरायटी के बारे में डिस्कस किया गया आपकी बुक में, वो ये है कि भी इनका जो वे ऑफ लाइफ है वो भी तो डिफरेंट है। उनका फूड गैदर करने का तरीका, ठीक है, गेटिंग फूड, उनका रिप्रोडक्शन का तरीका एक दूसरे से चेंज हो सकता है, ठीक है, अवॉइडिंग अनफेवरेबल कंडीशन, फाइंडिंग प्लेस यानी कि अपना हैबिटेट ढूंढना, ठीक है, उस पर रहना, फिर तो डिफरेंट जो है उनके तरीके, ठीक है। पहले क्या कहा हमने कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके लाइफ के कि वो कहाँ रहते, कैसे रहते हैं। तो जब इतनी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वैरायटी में मौजूद हैं, उन्हें सेपरेट स्टडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो क्या किया जाता है, उन्हें फिर हम एक सिस्टम के ज़रिए उनकी हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं। क्लासिफिकेशन वर्ड से समझें कि उनके क्लासेस बना दिए हमने। जैसे कि स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन अगर हम एक ही हॉल में हर क्लास के बच्चे को बिठा के सेपरेट जो है स्टडी करवाना चाहें कि 4 क्लास का बच्चा भी उसी वक्त पढ़ रहा है उसी हॉल में, 6 क्लास का बच्चा भी पढ़ रहा है, और डिफरेंट सब्जेक्ट्स एट अ टाइम पढ़ाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम क्या करते हैं, उनके क्लासेस बना दें, सेपरेट रूम्स में सेपरेट क्लास को बिठा के सेपरेट टीचर को भेज के अगर हम उन्हें पढ़ाएँ तो वो ज़्यादा बेस्ट है। बिल्कुल ऐसे ही सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, सारी वैरायटी को सेपरेट पढ़ना बहुत मुश्किल है। इस वजह से हमने उनकी ग्रुपिंग कर दी, एक ग्रुप बना दिया, एक क्लास बना दी। तो जिस सिस्टम में ये सारा काम किया गया, उस सिस्टम को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कह सकते हैं, उस प्रोसेस को हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कह सकते हैं। तो सवाल आता है आपको कि डिफाइन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, व्हाट इज़ मेंट बाय बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? इट्स अ मेथड बाय विच biologists divide organisms into ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सेम हैं तो उन्हें एक बड़े ग्रुप में कर दिया, फिर उनमें 2 कैटेगरीज बन गई, कुछ में सेपरेट कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उनका एक सब ग्रुप बना दिया, बाकियों में दूसरी थी तो उनका सेपरेट सब ग्रुप बना दिया। तो ये जो मेथड है, ये जो सिस्टम है जिसके ज़रिए से हम ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, उस चीज़ को हम नाम देते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन के टॉपिक में जो मेन चीज़ याद करने वाली है वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन और ये 2 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या है कि हमारा पर्पस क्या है, क्लासिफिकेशन करने का हमारा मकसद क्या है, हम क्यों करते हैं क्लासिफिकेशन। तो इसमें बेटा जी 2 ब्रांचेस बायोलॉजी की डिस्कस की गई हैं, वो कौन सी हैं? नंबर 1 इज़ द टेक्सोनॉमी एंड नंबर 2 इज़ द सिस्टमैटिक्स। टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन आपने जब नंबर 1 में भी स्टडी की है। टेक्सोनॉमी क्या होता है? बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। हम देखते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी मतलब किस तरह से क्लासिफिकेशन की गई है। अगर ह्यूमन है तो ह्यूमन का किंगडम क्या है, फाइलम क्या है, क्लास क्या है, ये सारे पॉइंट्स जो है हम नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किंगडम फाइलम में क्या बोल रही हूँ। तो क्लासिफिकेशन कंप्लीटली जो है हम डिस्कस करते हैं। टेक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द क्लास। सिंपल डेफिनेशन है। सिस्टमैटिक्स क्या है? अब सिस्टमैटिक्स में 2 बातें हो गई। क्लासिफिकेशन तो मस्ट है, लेकिन इस क्लासिफिकेशन के साथ साथ हमने एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी ट्रेस करना है।
कि अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म की बात करें, मैं कहूँ कि ह्यूमंस की क्लासिफिकेशन लिखें तो हमने लिख दिया कि ह्यूमन का किंगडम ये है, फाइलम ये है, क्लास ये है, एट द एंड स्पीशी ये है। फिर मैं कहूँ कि बताएं कि ह्यूमन जो है वो किस चीज़ से, किस प्रीवियस ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुआ है, मुझे ये ट्रेस करके बताएं, हिस्ट्री निकाल के बताएं। तो आप जानते हैं कि बायोलॉजिकली ये कहा जाता है, साइंस में ये कहा जाता है कि ह्यूमंस जो हैं, इंसान जो हैं, वो मंकीज से, एप्स वगैरह से इवॉल्व हुए हैं। तो अगर हम ह्यूमंस की क्लासिफिकेशन प्लस एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देखेंगे, देन वी आर स्टडिंग इन विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इन द सिस्टमैटिक्स। ठीक है, तो हम सिस्टमैटिक्स में स्टडी कर रहे होंगे उस वक्त। तो ये दो डेफिनेशन इंतहाई अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल आता है डिफरेंशिएट बिटवीन टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। ठीक है, तो आप इन दोनों की डेफिनेशन को याद कर लें। इसके बाद जो है एम्स बताए गए हैं, और ये एम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको खुद से नहीं कह रही हूँ, ये पक्की बात है। पास्ट पेपर स्टडी करते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया हुआ है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट शॉर्ट में आता है बेटा जी, ये दोनों एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं आता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन आ सकती है, बट आई डोंट रिमेंबर कि इसमें से कोई भी पास्ट पेपर में डेफिनेशन आई हुई है कि नहीं। और एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन भी बहुत दफ़ा आया हुआ। सो एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? पहली बात तो ये कि हम क्या चीज़ डिटर्मिन करते हैं क्लासिफिकेशन के नतीजे में। किसी भी दो ऑर्गेनिजम्स या काफ़ी ज़्यादा ग्रुप जो हैं, उनके अंदर मौजूद सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस का हमें पता चल जाता है। ठीक है, जिस भी ग्रुप को हम स्टडी कर रहे होते हैं ना, फिर हमें पता चल जाता है कि उस ग्रुप के अंदर क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस पाया जाता है। नंबर 2, हम ये चीज़ डिटर्मिन कर लेते हैं कि उस ग्रुप के अंदर या जो भी चीज़ हम स्टडी कर रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहे हैं, उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या। ठीक है, तो ये वाली बातें जो हैं हमें पता चलती हैं किस में, क्लासिफिकेशन में। तो एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन बेसिकली इन दो बातों का पता लगाना है। आज का जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया बेटा जी। हमने पढ़ा है पहला पॉइंट हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, फिर क्लासिफिकेशन का पॉइंट स्टार्ट किया हमने, उसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन और एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस किए हैं। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ में आऊँगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए वेट करते रहें आप लोग, और मेरे चैनल पे नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और आप इस वीडियो को ज़रूर 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 अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फेलोज़ के साथ शेयर करते रहें। अल्लाह हाफिज़।